हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन शॉट वीडियो। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो मैं गारंटी लेता हूँ आज आप 95% नंबर पक्के करके जाओगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी किताब के सिर्फ और सिर्फ 15 प्रश्न बताने वाला हूँ। अगर ये 15 प्रश्न आपने तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में आप सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। मेरी गारंटी है आप फिजिक्स में 95% पक्के करके आओगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों से देखते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न भी 6 नंबर में आते हैं, है ना। उसके बाद में हम अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला हमको क्वेश्चन दिया गया है, किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक K हो सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक K हो सकता है। कितना हो सकता है? -3, 0 या फिर 0.7 या फिर 6। तो मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी कुचालक का जो विद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक K होता है वो हमेशा 6 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि माध्य का परावैद्युतांक हमेशा 6 रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया जाता है, वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। मतलब कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण होता है वो होता है P क्रॉस E होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही आंसर हो जाएगा। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, इसको ऐसे भी बोल सकते हो या फिर P क्रॉस E बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मेरी गारंटी है आप जरूर करके आओगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अगला दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र जो है वो कौन सी कणों को, यानी कणों को, तरंगों को विक्षेपित करता है। जैसे इसमें दिया गया है बीटा कणों को, अल्फा कणों को, रेडियो तरंगों को या गामा कणों को। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है, याद रखना ये बात, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सिर्फ अल्फा कणों को विक्षेपित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्या समझे आप लोग? जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। क्वेश्चन दिया गया है, प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। मतलब 4 नियम दिए गए हैं, बायो-सेवर्ट नियम से, लेंज के नियम से, एम्पियर के नियम से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा का पता किससे चलता है? तो लेंज के नियम से चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी आगे करवाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, लेंज का नियम काफी बार पूछा जाता है। क्या होता है वो अभी लास्ट में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप V.VVI जितना लगा सको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में
औसत शक्ति क्षय होती है। मतलब एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय कितनी होती है, तो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो औसत शक्ति क्षय हाफ LI² होती है। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय कितनी होती है, तो हाफ LI² होती है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक वीडियो को देख आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बोर्ड एग्जाम तक लगातार आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। मैं ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, जितने बता रहा हूँ ये समझ लीजिए रामबाण होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। मतलब कुछ इसमें घुमाव की बात नहीं है, बस आपको समझने की दिक्कत है। क्वेश्चन दिया जाता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F क्या होता है, तो F होता है F बराबर क्या हो जाता है, F बराबर Q बटे यानी Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। F बराबर Q V क्रॉस B। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अगर कर दोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आप फुल नंबर लेकर आओगे। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया बहुविकल्पी की। तो किस प्रकार से बहुविकल्पी पूछे जाते हैं आप लोग जान चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो पहला हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक भी लिखना है। तो चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे समझते हैं। इसमें हमको लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर है। मतलब इसकी परिभाषा क्या है, यानी किसी एक आवेश, दो आवेश होते हैं तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब समझिए P बराबर 2QL होता है। ठीक, तो Q क्या है, आवेश है, और L क्या है, लंबाई है। तो अब इसका मात्रक समझिए। जैसे Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, और L यानी लंबाई का मात्रक मीटर। तो P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, है ना। तो जो आगे लिखा है वही इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो इसका मात्रक आप लोग निकाल सकते हो। तो आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया जाता है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया जाता है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NEAVD होता है। क्या होता है, I बराबर NEAVD। I क्या है, इसमें वैद्युत धारा है, और अनुगमन वेग में संबंध NEAVD होता है। कैसे होगा, जिसमें N क्या होता है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाओगे तब ये सारे मान दिए रहते हैं, तब आपको यहाँ पे धारा निकालनी होती है। ठीक है, तो N क्या होता है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, A क्या है, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD क्या है, VD है अनुगमन वेग, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है,
तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। फिलहाल तो इम्पोर्टेंट तो सभी हैं जितने बता रहा हूँ, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमको लिखना है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग है ना, जो अभी ऊपर बताया मैंने। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी किसी आवेश वाहक का गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। जैसे म्यू बराबर वी अपॉन ई, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, न्यूमेरिकल में काम आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैंने रेड पेन से फार्मूले लिखे हैं ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया जाता है, किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच कीजिए। आज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन दिया जाता है, किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखना है, यानी किसी लेंस की क्षमता P जो है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आराम से समझ जाएंगे। यानी P बराबर 1/f होता है, ये काहे में, मीटर में। जब ये f फोकस दूरी मीटर में होगी तो 1/f, और जब ये सेंटीमीटर में होगी तो P बराबर 100/f हो जाएगा। ठीक है, 100/f। ठीक है, 100/f इस प्रकार से। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी की उल्टा होती है, ये आपको याद रखना है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तो अगला हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया था, कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, इसमें लिखना है, कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखिए। ये सदिश रूप में पूछा जाता है। कैसे लिखना है कूलाम का नियम, फिलहाल सभी को आता होगा, बट आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, तो कूलाम का नियम है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब समझ गए आप लोग। यानी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे Q1 और Q2, तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक है, तथा उनके मध्य की दूरी, यानी मध्य की दूरी कितनी है, R है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। जब ये हटाते हैं अनुक्रमानुपाती तो कांस्टेंट यहाँ पे लगा देते हैं 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब कह रहा था कि सदिश रूप में लिखिए, तो सदिश रूप में लिखने के लिए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है, यानी वेक्टर Q1 वेक्टर Q2 बटे वेक्टर r²। तो ये हो जाता है सदिश रूप। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। उसके बाद में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, लेंज का नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। मैंने काफ़ी बार आपको करवाया है, तो ये VIMP होता है। ठीक है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। इसमें हमको लिखना है किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम काफी आसान होता है, मतलब किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। समझ गए, याद रखिएगा। उसके बाद में आता है किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या होती है, और विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखना होता है। ठीक है, तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो विशिष्ट चालकता क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें लिखना होता है किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो सिग्मा बराबर 1/रो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी। कैसे, देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा। तो यदि विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो रो है तो इसके व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे, है ना। तो रो का व्युत्क्रम 1/रो हो जाएगा, तो इसे हम क्या कह देंगे, विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर और ये है व्युत्क्रमानुपाती, तो ये भी तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसी प्रकार से। ठीक है, तो समझ गए किस लिए इसको ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स कहा गया, क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध का यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। ठीक है, आगे भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो न्यूमेरिकल के लिए लाने वाला हूं। आप लोग बस नीचे कमेंट कीजिए कि आपको स्पेशल वीडियो न्यूमेरिकल पर चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि एग्जाम तक आपको इसी प्रकार की तैयारी करवाते रहें। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिया गया है, किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देहली तरंगदैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा नॉट होती है। ठीक, तो इसका सूत्र होता है लैम्डा नॉट बराबर hc/ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा हमको दिया गया है किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.9 × 10⁻⁻19 इससे गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा W बराबर यहाँ पे 1.6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.8 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो hc/ओमेगा है, तो इसको इस फार्मूले में रखना है। तो लैम्डा नॉट बराबर h का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 और c का मान होता है 3 × 10⁸। ये मान आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद W की जगह पे ये जो मान हमको दिया गया था 1.8 और गुणे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, वो रख दिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए 6 है, ये 6 है और नीचे 18 है, तो 6 कम 6 6 कम 6 6 3 18, इस प्रकार से कट जाएगा। फिर 3 बचा, 3 1 कम 3 3 1 कम 3, ये कट गया। अब 1.6 का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाता है और ये 34 में से 8 जाते हैं तो 26 बचता है। तो 26 और ये नीचे का 19 ऊपर जाता है तो प्लस में आ जाता है। तो 26 और 19 को हम जब घटाएंगे तो यहाँ से -7 बचता है।
अब यहाँ पे बचा था 11 गुणे 10, तो इसकी गुणा करेंगे तो 110 गुणे 10 की पावर माइनस 7 और बटे में 16। ठीक है, जब इसको हम काटते हैं तो 6.875 गुणे 10 की पावर माइनस 7 बचता है। अब 10 की पावर माइनस 7 है, ये 3 दशमलव इधर जब बढ़ाते हैं, यानी 3 संख्या के बाद 0 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे 3 बढ़ जाएगा, यानी 10 की पावर माइनस 10 हो जाता है, जो कि एंगस्ट्राम का मात्रक होता है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 6 यानी 6875.0 एंगस्ट्राम आंसर आपका निकल के आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए HC अपॉन ओमेगा था, तो HC का मान, H का मान ये होता है, ओमेगा का यानी C का मान ये होता है, और ओमेगा का मान हमको दिया गया था वो हमने नीचे रखा। फिर इसको काट पीट मचियाएंगे और उसके बाद में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद में हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसको तैयार आपको जरूर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। तो इसमें लिखना है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं या देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपने आज के ये 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लिया होगा। अगर आपने ये सारे प्रश्न तैयार कर लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे के और भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नीचे कमेंट करना है कि मुझे आगे के इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं आपको लगातार बोर्ड एग्जाम तक इसी प्रकार से तैयारी करवाता रहूँगा और 95% पक्का करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।